डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं मसीहा और मैं हूं असद। इससे कबल आप मसीहा की 139 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 140 मुलाहिजा फरमाएं। लेकिन इससे कबल आपसे मोदबाना इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार लाजमन करें। आइए इस दास्तान का आगाज करते हैं। मुझे अंदाजा हुआ कि रोज़ी का शुमार उन उलझे हुए बेवकूफ़ लोगों में होता है जो पल के पल अपने फैसले बदलते रहते हैं। नफ्सियात की रूह से ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ऐसे लोगों से दुनिया में मौजूद इब्नुल वक्त किस्म के लोग खिलौना बनाकर खूब खेलते हैं। उसने बेशक मेरे मफादात में मेरी राहें हमवार कर डाली थी, लेकिन मैं बहरहाल उसे किसी जज्बाती धोखे में नहीं रखना चाहता था। आखिर ज़मीर भी कुछ चीज़ है। ऐसा दरमियानी राह निकालते हुए उस नरमी से मगर दोस्ताना लहजा में बोला, देखो रोज़ी, तुम एक अच्छी लड़की हो और किसी के लिए भी एक अच्छी साथी बनने के लायक भी हो, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि अभी मैं ज़िंदगी को समझ ही नहीं पाया हूँ। मुझे थोड़ा वक्त और मौका चाहिए। मेरा ज़हन और दिल का खाना खाली है। अभी इतना बड़ा फैसला और इतनी जल्दी मुझे हजम नहीं हो सकेगा। हम बहरहाल अच्छे दोस्तों की तरह मिलते रहेंगे और अंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश भी करते रहेंगे। मेरी बात से उसकी खूबसूरत कुशादा आंखों में चमक उभरी। बोली, तुम ठीक कहते हो, मगर इसी वक्त वही ठिंगना पांडा किचन में दाखिल हुआ और हम दोनों को गुस्सीली नजरों से घूरते हुए बोला, तुम दोनों यहाँ बातों में लगे हुए हो, अंदर खाने का इंतजार हो रहा है। अच्छा ही हुआ कि यह आ गया, वरना रोज़ी और मेरे दरमियान यह फजूल सा मौजूद तूल पकड़ रहा था। जी जनाब, सब कुछ तैयार है। मैं तो हुक्म का मुंतजिर था, मैंने फौरन मोदबाना लहजे में कहा। रोज़ी अलबत्ता मुंह बनाकर बोली, सब कुछ तैयार है, अभी अंदर से कोई हुक्म नहीं आया। यह नया है। मैं इसे साथ साथ काम भी समझा रही थी। ठीक है, पांडे ने हाथ नचाया। बातें कम और काम ज्यादा करो, कहते हुए वो वापस पलट गया। फिर इससे पहले कि रोज़ी पहले वाला मौजूद छेड़ती, मैंने जल्दी से कहा, हमें पहले जरूरी काम निपटाने चाहिए, बातों के लिए अभी बहुत समय पड़ा है। इसी वक्त कहीं काल बेल गुनगुनाई। मैं उलझ गया। रोज़ी एकदम उजलत में नजर आने लगी। खाना लगने का हुक्म हो गया, जल्दी करो। मैंने धड़कते दिल से काम शुरू कर दिया। फैसला कुन खड़ियां करीब आ गई थी। मैंने हल्का फुल्का रेडीमेड मेकअप कर रखा था। मुझे अब तक नहीं पता था कि अंदर मैडम के साथ कौन से मेहमान हो सकते थे, क्योंकि मेरा ख्याल नहीं था कि गौहर शाह और ताज ऐसी हालत में होते कि मैडम के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खा सकते। ये तो अब अंदर गालिबन डाइनिंग रूम में जाकर ही पता चलता। बहर तौर में दुश्मनों की नाक तले तो आ चुका था, अब सब साफ होने वाला था। सुरीली बेल के मुख्तसर गुनगुनाने के फौरन बाद ही दो अधेड़ उम्र मर्द औरत इस कुशादा किचन में दाखिल हुए थे। अपने हुलिये से वो दोनों भी इसी कोठी के मुलाजमीन ही दिखते थे। वो मेरी और रोज़ी की यहाँ मौजूदगी के दौरान भी आते जाते रहे थे। हम सब डिशेज और दीगर बर्तन संभालने लगे। रोज़ी मेरी रहनुमाई कर रही थी। इसके बाद मैं इन तीनों के हमरा किचन के एक दूसरे दरवाजे से, जो कोठी के अंदरूनी हिस्से में खुलता था, बड़ा और हाल कमरे में आ गया। बुलंद छत वाली इस हाल कमरे की तज़ाइन व आराइश काबिल-ए-दाद थी। बैक वक्त नशिस्तगाह और डाइनिंग रूम का खूबसूरत इम्तजाज देखने में आता था। निस्फ हिस्सा डाइनिंग टेबल के लिए मुख्तस था। सोफे पर कुछ अफराद बैठे बातों में मशगूल थे। मैंने दीगर नौकरों की माहियत में सामान की ट्रे और डिशेज वगैरह उठाए मेज़ की जानिब बढ़ते हुए कन अखियों से सोफों की तरफ भी देखा। वहीं पक्की उम्र मगर पुरकशिश, नकूश और सेहतमंद जिस्म की औरत को देखकर अंदाज़ा लगाया कि यही मैडम यानी रानी शोभा देवी थी। इसके हमरा मुझे दो अफराद की और झलक नजर आई। झलक इसीलिए कि उनका रुख कुछ इस जाविये पर था। तहम जब मैंने टेबल पर डिशेज और ट्रे वगैरह रखने लगा तो अपना जाविया बदलकर इन दो अफराद को देखने की कोशिश की, तो एक को पहचान कर मैं जैसे यकदम सन्नाटे में आ गया और यकलत मेरी रगों में खून की गर्दिश तेज होगी। लगता था कि तकदीर जैसे आज मेरा भरपूर साथ दे रही थी। मेरे सारे अजली दुश्मन यहाँ मौजूद थे। ताहम इस शख्स की यहाँ मौजूदगी मिली अचंभे का भी सबब थी। यह बदखसलत और कीना परवर शख्स मेरे मासूम भाई का खूनी कातिल डॉक्टर रमेश अग्रवाल था। देखा जाता तो एक बार फिर मेरे तमाम अजली दुश्मनों का रानी शोभा देवी के यहाँ झमकट्टा लग चुका था। ऐसा एक बार पहले भी झमकट्टा लगा था शंकर चांकिया के हार्बर हाउस में, और मैंने इस मौका को ज़ाया नहीं जाने दिया था। मैं दीगर मुलाजमों बशमूल रोज़ी समेत बाज़ाहिर डाइनिंग टेबल पर खाने के बर्तन लगाने में मसरूफ रहा, लेकिन मेरी बसरी और नजरी तवज्जो उन्हीं की तरफ थी। साथ ही गौहर शाह और ताज की तरफ से भी खुद बुद होने लगी थी कि वो दोनों मरदूद किधर थे।
मुमकिन था कि अपनी हालत की वजह से वो किसी कमरे में मौजूद हों, वहां भी हमें इन्हीं के लिए खाना वगैरह लगाने का हुक्म मिलता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसी लम्हे रानी शोभा देवी ने ताकमाना अंदाज में पांडे को आवाज दी और कहा, इन दोनों मेहमानों को यहां ले आओ, खाना लग चुका है। 2 मेहमानों का सुनकर यकदम मेरे कान खड़े हो गए। ये 2 मेहमान कौन हो सकते थे? मैं इसका अंदाजा लगा सकता था। मेरे दिल की धड़कनें यकलख्त तेज हो गईं। पांडे ने इन्हीं दोनों मुलाजिम जोड़े को अपने साथ आने का इशारा किया। अब सिर्फ मैं और रोजी खाने की मेज के पास मौजूद थे। इसके बाद मजीद बर्तन लेने के लिए रोजी ने मुझे किचन में जाने का इशारा दिया। जब मैं उसके साथ चलता हुआ किचन की जानिब चला तो अचानक रानी शोभा देवी की आवाज पर चौंका। यह कौन है रोजी? रानी ने मेरे ही बारे में उससे पूछा था। मैडम जी, पप्पू है, शंकर का भाई। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज यही खाने पीने का सामान लाया है, रोजी ने मुदमाना अंदाज में बताया। रानी ने इस दौरान मुझ पर सरसरी सी निगाह डाली थी और फिर डॉक्टर रमेश की तरफ मुतवज्जा होकर बोली, आइए डॉक्टर साहब, भोजन तैयार है। चलिए मैडम, डॉक्टर रमेश कहते हुए सोफे से उठ खड़ा हुआ। इस खंजीरुल नसर और अपने मासूम भाई आदिल के खूनी कातिल को इतने करीब देखकर मुझे अपने दिलो दिमाग में खोलते हुए उबाल पर काबू पाना 2 बार हो रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि इस मरदूद पर चीते की तरह झपट पड़ूं और अपने दांतों से इसकी शारक काट डालूं। हमें मैडम कहने की जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब, आप हमारे करीबी और बेतकल्लुफ दोस्त हैं। मुझे दरवाजा पार करते हुए रानी की आवाज सुनाई थी। दोनों हंस रहे थे। सच्ची बात तो यह थी कि मेरा वहां से जाने को जी नहीं जा रहा था, या फिर मैं दुश्मनों की इस इज्तिमा को देखकर कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी का मुजाहिरा कर रहा था। मैं दिल पर पत्थर रखकर किचन की जानिब बढ़ गया। मैं और रोजी एक बार फिर किचन के अंदर थे। मैं इन 2 मेहमानों के बारे में जानने के लिए बेचैन था। रोजी नर्म और मीठी मीठी मुस्कुराहट से मुझे देखे जा रही थी। यकीनी तौर पर वो मुझे अपने मुस्तकबिल का दोस्त, साथी और हमदर्द जाने क्या क्या समझने लगी थी। मेहमान तो एक ही था मैडम जी का। बाकी जिन 2 मेहमानों को लाने का कहा गया था, वो क्या दूसरी जगह से आने वाले थे? मैंने रोजी के साथ 2-4 मीठी मीठी बातें करने के बाद पूछा, वो भी इधर ही मौजूद हैं? रोजी ने कहा, किसी खतरनाक हादसे के सबब उनकी तबीयत ठीक नहीं है। साथ वाले कमरे में इनकी रहाइश का बंदोबस्त है। व्हील चेयर पर दोनों को डाइनिंग टेबल पर लाया जाता है। अच्छा, अजीब बात है। फिर तो इन दोनों को किसी अस्पताल में होना चाहिए था। मैंने उसे मजीद कुरेदा। अजीब नहीं, खतरनाक बात है, रोजी बोली। वो क्या? मैडम जी के खास दोस्त हैं ये। किसी दुश्मनी की बिना पर वहां भी इन पर हमला हो गया। अब मैडम इन्हें अपने यहाँ ले आई है। अब इधर ही इनकी देखभाल के लिए 2 अदद मेल और फीमेल नर्स मौजूद हैं। बवक्ते जरूरत एक डॉक्टर भी इन्हें देखने आता रहता है। ओह अच्छा, ये तो वाकई खतरनाक बात है, मैंने कहा और लम्हा भर के तवक्कुफ के बाद फिर मकसद की बात पर आ गया। अब मुझे इजाजत है या? मैंने दानिस्ता अपना जुमला अधूरा छोड़ा। मैं ज्यादा देर यहाँ रहने के लिए अपनी दिलचस्पी जाहिर नहीं करना चाहता था। रोजी ने मुझे देखा, प्यार भरे अंदाज में मुस्कुराई और बोली, क्या अब भी तुम्हारा यहाँ से जाने को दिल चाहता है? उसने गोया मेरे मुंह की बात छीन ली। मैंने भी अपनी आंखों में नशीलापन उतारने की कोशिश करते हुए, जो नींद के सबब काफी देर से यूं भी मेरी आंखों में उतरी हुई थी, उसे मजीद गहरा करते हुए रोजी से कहा, तुम जैसी प्यारी साथी से दूर होने का दिल तो नहीं करता, मगर मैंने रवायती आशिकों की तरह कहा, तो रुक जाओ ना, तुम्हारी कौन सी नौकरी लगी हुई है? वो इटला कर बोली। उसकी आंखों में भी नशा सा उतरने लगा था, जो किसी भी वक्त मेरे लिए खतरे की घंटी बजा सकता था। वैसे भी इस वक्त तक तुम यहां से नहीं जा सकते जब तक मैडम जी और इनके मेहमान खाना न खा लें। मगर यह काम तो मेरा नहीं है, क्या शंकर भी यही करता था? तो और क्या, वो बोली। वो मुआ भी जब खाने पीने का सामान यहाँ लाता था तो यही कुछ करने के बाद ही यहाँ से जाता था। अगरचे मेरी वजह से वो ज्यादा देर रुकने की भी यहाँ परवाह नहीं करता था। ताहम मैडम के रेस्टोरेंट के सारे वेटर्स किसी भी जरूरत पड़ने के वक्त यहाँ भी इनका हुक्म बजा लाने के सख्ती से पाबंद हैं। मैंने पुरसोच अंदाज में अपने होंठ सुकेड़े, फिर रोजी टहलने के अंदाज में मेरे करीब आ गई। मुझे एक तलाज कल्ब महसूस होने लगा। मैं इन दोनों मेहमानों को इनके हाल को देखने की शदीद ख्वाहिश रखे हुए था, जबकि रोजी की आंखों में इस वक्त मुझे खतरनाक ख्वाब दिखते महसूस हो रहे थे। वो मेरे बिल्कुल करीब आकर रुकी। इससे पहले कि वो मेरे साथ कोई नामाकूल सी हरकत करती, मैं फौरन बोला, वो पांडे से मुझे डर लगता है। पांडा वहां मसरूफ है, कोई नहीं आएगा। रोजी की आवाज वाज़े तौर पर सरूर कैफ में डूबी हुई थी। मैंने जल्दी से चंद कदम पीछे हटते हुए फिर कहा, वो तुम मुझे यहाँ मुस्तकिल जॉब पर रखने की बात कर रही थी ना? हो जाएगी वो भी। इस वक्त तुम मौका क्यों जाया करते हो मोहब्बत का? कहते हुए एकदम उसने अपनी नरम गरम सी बाहों का हार मेरे गले में डाल दिया। मैं भाप चुका था कि वो अपना सब कुछ वो हथेली पर रख देने वाली एक बेवकूफ सी लड़की थी। पांडे के बारे में क्या ख्याल है?
ये क्या तुमने पांडा पांडा की रट लगा रखी है? रोजी चिल्ला कर बोली। मुझे खुशी हुई कि पांडे के जिक्र पर उसका सारा नशा हिरन हो जाया करता था। मैं शरीफ आदमी हूं ना, ये पांडा मुझे एक नंबर का बदमाश लगता है, मुझे उससे खौफ आता है। इसी वक्त बेल बजी। मेरा दिल यकबारगी जोर से धड़का। शायद डाइनिंग हॉल से हमारा बुलावा आया था। रोजी भी चौंकी। तुम इधर ही ठहरो, मैं भी आती हूँ। वो जाने लगी। मैंने आवाज़ दी, रुको मैं भी चलूँ? नहीं, तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो बुला लूँगी, रोजी कहती हुई किचन से निकल गई। मैं बेचैन सा वहीं खड़ा रहा। मुझे रोजी पर गुस्सा आने लगा कि वो मुझे साथ अपने क्यों नहीं लेकर गई। ताम निचला बैठने वाला मैं भी नहीं था। इसके किचन से निकलते ही मैंने भी फौरन अपनी जगह से हरकत की और दबे पांव उसी दरवाजे की जानिब पड़ा जो मज़कूरा कमरे में खुलता था। यहाँ दरवाजे की आड़ से मैंने डाइनिंग वाले गोशे की तरफ झांका। मेज पर 2 मजीद नए मेहमान नजर आ रहे थे। वो दोनों व्हील चेयर पर ही थे। इन दोनों को देखते ही मेरे होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट रक्सा हो गई। डॉक्टर रमेश और रानी शोभा भी इनके साथ थे। ये सब खाना खाने और बातों में मसरूफ थे। रोजी 2 मुलाजमीन के साथ इनकी खिदमत में जुटी हुई थी। वहीं मैंने एक जानी पांडे को दोनों हाथ सीने पर बांधे चौकस खड़े देखा। इसके अंदाज से यूं लगता था जैसे उसे खदशा हो कि कहीं खाने की मेज पर हमला न हो जाए। ताहम एक बात मैंने महसूस की थी, तो बड़े गौर से रोजी को तके जा रहा था। फिर एकदम न जाने क्या हुआ कि वो हरकत में आया और तेज तेज कदमों से उसी दरवाजे की जानिब आने लगा जहां मैं दुबका खड़ा था। मैं एकदम पीछे हट गया और कुछ किचन का सामान इधर उधर करने लगा। तुम अभी तक इधर ही हो? पांडे ने मुझे घूर कर कहा। मैं चौंकने की अदाकारी करते हुए उसकी जानिब पलटा और जल्दी से खुश होकर बोला, क्या मैं चला जाऊं? आपकी इजाजत है? यूं भी मेरा अब कोई काम नहीं रहा। रुके रहो अभी, उसने झिड़क दिया और मेरा चेहरा उतर गया। अच्छा जी, तो क्या मेहमानों के खाने से फरागत के बाद तो जा सकता हूं ना? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और यकठुक मेरे चेहरे को घूरता रहा। उसका अंदाज मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे वो कुछ भांपने की कोशिश कर रहा है। मुझे डर हुआ कहीं उसे मुझ पर किसी किस्म का शुबा तो नहीं हो गया। मुझे रोजी ने तुम्हारे बारे में बता दिया है, तुमने उसका दिल शंकर से इकट्ठा करके रख दिया है। वह मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट बड़ी मानी खेज थी। ओह अच्छा, देखे पांडे साहब, मेरी शिकायत मैडम से मत कीजिएगा। मैंने तो जलील शंकर से दोस्ती निभाने की कोशिश की थी, मगर उसने मुझे फंसा दिया। मुझे लगता था वो इस बात पर खुश था कि रोजी का दिल शंकर से खराब हो चुका है और उसकी वजह मुझे ही समझे हुए था। गोया वो भी रोजी को पा लेने की कोशिश में था। जरूर रोजी शंकर की मौजूदगी में इसे खास नहीं डाला करती थी। शंकर का कांटा हट चुका था और पांडे ने अपने लाइन क्लियर करने का सोचा होगा। रोजी को तो मैंने भी समझाया था कि शंकर जैसे एक गरीब वेटर से दोस्ती करके भला तुझ बेवकूफ को क्या मिलेगा। मैंने रंग चढ़ाना शुरू किया। पांडे जैसा आदमी मेरी बात में दिलचस्पी लेते हुए चमकती आंखों से मेरी तरफ देखने लगा। बल्कि मेरा ख्याल है कि तुम्हारे जैसा अच्छा और इतना मोतबर दोस्त उसे नहीं मिल सकता। बेचारी बहुत दुखी हो रही थी और कह रही थी कि अब दुनिया में अकेली रह गई है। मैं तो किसी और से मोहब्बत करता हूँ, वरना रोजी मेरे लिए कम बुरी नहीं थी। मैंने आखिर में दानिस्ता पांडे को शाक तेनाजुरी समझा। मैंने देखा कि मेरी बात पर उसकी मुस्कुराती शुमालन जनूबन फैली हुई बातें यकदम सुकड़ गईं। मैंने मजीद बात आगे बढ़ाई, मगर मैंने तो उसे साफ साफ बावर करवा दिया था कि अपने दिल का खाना तो भर चुका। मेरे बारे में क्या राय है उसकी? पांडे ने भरपूर दिलचस्पी से सवाल किया। ख्यालात तो अच्छे ही हैं, पर वो बस जरा तुमसे डरती है। तुम उसके साथ नरम रवैया रखो और तोहफे तोहफे दो तो वो शायद राम हो जाए, या कहो तो तुम्हारे ये काम मैं बखूबी कर सकता हूँ। अब देखो ना पांडे जी, लड़की को राम करने के लिए दोस्त ही काम आते हैं। यूं भी रोजी ने जब से अपना हाल दिल सुनाया है वो मुझ पर भरोसा करने लगी है। मेरी बात पर वो एकदम चलता हुआ इस तेजी से मेरे करीब आ गया कि मैं घबरा सा गया। एक लम्हे को तो यूं लगा जैसे वो मुझसे टकरा ही जाएगा। संभला तो वो चमकते लहजे में बोला, अगर तुम मेरा यह काम कर दो ना तो मैं तुम्हें यहाँ बहुत अच्छी नौकरी दिलवा दूंगा। मैडम जी के यहाँ नौकरी मिलना शाहाना जिंदगी के मुतारिफ है। अच्छा जी, फिर तो ये खुशी की बात होगी। ठीक है, तुम इधर ही काम करते रहो और रोजी को मेरे सिलसिले में राम करने की कोशिश जारी रखो। वो बोला, याद रखो अगर रोजी को तुम मेरे हक में कायल करने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा और जहाँ मैडम जी की इस महल नुमा कोठी में तुम एक बड़ी और अहम हैसियत का मुलाजिम बना दूंगा जैसी मेरी है। ठीक है जी, ये तो वाकई मेरे लिए एक बड़ा इनाम होगा। मैडम जी की कोठी में मुलाजमत कोई मामूली बात तो नहीं, मैंने भी एकदम खुश होकर कहा। फिर उसका हमदर्द बनते हुए उसे जरा समझाने के अंदाज में बोला, पर देखो पांडे जी, तुम भी जरा रोजी के साथ इन दिनों अब कुछ अपना रवैया भी नरम और अच्छा रखो। तुम समझे थे कि वो तुम्हारे रोबदाब में आकर राम हो जाएगी, मगर मैं इन जैसी औरतों की फितरत से वाकिफ हूँ। जान चली जाएगी मगर अपने नापसंदीदा आदमी से ये कभी भी मेल मिलाप नहीं रखती। तुझे बड़ा तजर्बा है औरतों लड़कियों का बे। तू है कौन?
पांडे ने आंखें निकाली तो मैं अंदर से जरा घबरा गया। क्या बात करते हो पांडे जी, भला ये कौन सी बड़ी बात है? गौर करने से सबकी फितरत का पता चल ही जाता है। अच्छा, ज्यादा फलसफी बनने की कोशिश मत कर। वो जलाए हुए लहजे में बोला, तुम खुद को आज से इधर ही का मुलाजिम समझो, मगर आम मुलाजिम। हुक्म मेरा चलेगा। मैडम जी के करीबी भटकने की कोशिश मत करना, इसकी इजाजत सिर्फ मुझे है, समझा? उसने मुझे मुतनब्बे किया और साथ ही सीना भी किसी असील मुर्ग की तरह फैला लिया। समझ गया जी, तो आज से रोजी वाला काम शुरू। ठीक है जी, पर मुझे अभी इसका हुक्म भी तो मानना होगा ना। मैंने किसी ख्याल के तहत कहा। उससे दोस्ती गाड़ी करूंगा तो आपके लिए राह हमवार हो सकेगी। हाँ ठीक है। पांडे ने सर और हाथ दोनों हिलाए। इतने में रोजी अंदर आ गई। मैंने पांडे को आंख के इशारे से चले जाने का कहा। अभी वो मेरे इशारे पर नाचने पर भी मजबूर था। तुम इस मनमाज से क्या बातें कर रहे थे? रोजी ने मेरी तरफ घूर कर पूछा। कुछ नहीं, ऐसे ही मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हारी यहाँ नौकरी पर रखने के लिए तुम मिन्नतें नहीं कर रहा। मैंने झूठ बोला। कर रहा है तू, इसका क्या जाता है? मैं जानूं और तुम? रोजी का चेहरा गुस्से से सुर्ख होने लगा। मैं डरा कहीं इन दोनों में लड़ाई ना होने लग जाए। एकदम बात बनाते हुए बोला, कहता है तो कहने दो, दफा करो उसे। तुम ये बताओ, अगर मैं यहाँ नौकरी करनी चाहूँ तो मिल सकती है ना? उसका चेहरा एकदम खिल उठा। तो तुम तैयार हो? बिल्कुल तैयार हूँ, बल्कि आज ही से तैयार हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, काम हो जाएगा। मगर मेरी रहाइश वगैरह का क्या बंदोबस्त होगा? ये कोई बड़ा मसला नहीं है। अभी तो तुम मेरे ही कमरे में रहोगे। हैं? मेरे मुंह से जोर से बरामद हुआ। क्यों, क्या हुआ? मैं अच्छी नहीं लगती तुम्हें? रोजी ने मुंह फैलाया। लगती हो अच्छी, मगर पांडे। फिर वही पांडे। उसने बरहमी से मेरी बात काट दी। इसे डरने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। उसने जरूर तुम्हें रौब में लेने की कोशिश की होगी कि वो मैडम जी का खास मुलाजिम है। कम मैं भी नहीं हूँ। एक औरत खिदमतगार होने के नाते तो ज्यादातर मैं ही मैडम जी के करीब होती हूँ। वो मुझ पर बहुत भरोसा करती हैं और यह बात पांडे भी अच्छी तरह जानता है। इसीलिए तो मुझसे ज्यादा हेकड़ी बिकड़ी करने की जरूरत नहीं करता। हेकड़ी बिकड़ी? मैं उलझ गया। मतलब लफड़ागिरी, रोजी ने तशरीह की। मुझे उसके बाद से इत्तिफाक था। मैंने जैसे मुतमईन होने के अंदाज में मुस्कुरा कर अपने सर को असबाती जुम्बिश थी, वो भी मुस्कुरा थी। जरा देर बाद बेल बजी। हम दोनों हरकत में आ गए और दरवाजे से गुजरकर डाइनिंग हॉल में आ गए। वहां गौहर शाह और ताज मौजूद थे। रोजी के साथ ही मैं दोबारा डाइनिंग हॉल पहुंचा। खाना तकरीबन ठोंसा जा चुका था। रोजी, क्या नाम बताया था तुमने इसका? रानी शोभा ने अचानक मेरी जानिब इशारा करते हुए उससे पूछा। पप्पू, मैंने खुद ही होले से बता दिया। रोजी, तुम और पप्पू इन महाशय गौहर शाह और ताज को इनके कमरे में पहुंचा दो और थोड़ी देर तक वहीं रुको। जी बेहतर, रोजी ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। मेरी तो जैसे मुराद बराई थी। यहाँ एक बार फिर मेरा रोमी की तरफ से दिल बेचैनी महसूस करने लगा। जाने वो कहाँ थी और उसे यहाँ अंदर के हालात मालूम थे कि नहीं।